एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीएफ 2005 के बारे में। और इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस बेस पर भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आपके माइंड में जो है आ रहा होगा कि एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इस एनसीएफ 5 की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसकी सबसे पहले तो आपको क्या पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, FI फ्रेमवर्क 2005 हमारा रहता ही है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया, अगर परीक्षा में आपसे पूछ ली जाए कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म। लेकिन थोड़ा सा नज़र इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो है एक विजन डॉक्यूमेंट था। विजन यानी कि इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से बच्चों को हमें एजुकेशन देनी है, क्योंकि इसके आने से एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आए थे, वो भी हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालें तो देखिए, इसका हिस्ट्री जो कहती है वो ये कहती है कि सन 1993 में, ठीक है, 1993 में एक प्रोफेसर थे यशपाल, उनके अध्यक्षता में क्या है, इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए क्या है, छोटे छोटे स्मॉल 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। ठीक है, जिनमें सबके जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आई हुई है, उसको आप कनेक्ट कर पाओगे, NEP 2020। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये विजनरी डॉक्यूमेंट था। तो इसमें 21 फोकस ग्रुप थे हमारे। तो इनकी सजेशन और उसके बाद जो है एक कैब का क्या है गठन हुआ, और कैब जो बना वो 7/9/2005 में बना। इस कैब की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इस कैब की अगर मैं फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो इस कैब की आपको फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए। कैब की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये 7/9/2005 को इसका गठन हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ जो है गाइडिंग प्रिंसिपल दिए। अब वो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे कि भाई, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, इन्होंने कुछ सुझाव दिए, तो वो सुझाव जो दी थी गाइडेंस, वो कुछ इस प्रकार से है। इनका मानना था कि आप बच्चे को जो भी पढ़ाओगे उसे बच्चे की रियल लाइफ से क्या है कनेक्ट कर पढ़ाओ, यानी कि लिंक करके पढ़ाओ। अब कनेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे मैं आपको काफ़ी एग्जांपल देता हूँ अपनी रियल लाइफ के। तो जैसे आपको टीचर भी स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बच्चे को नाउन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, तो मैं नाउन आकर डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा। मैं बच्चों को सबसे पहले एग्जाम्पल लिखूँगा, क्या आपने पेन देखा है, ठीक है, अच्छा आपकी क्लास में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बच्चे बोलेंगे पेन दिखाई दे रहा है हमें, बच्चे बोलेंगे पेन दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा रजिस्टर दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो फिर मैं उन्हें क्या करूँगा, एग्जाम्पल से रूल पर लेकर आऊँगा कि इन्हीं सबको तो हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा में पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल जब भी दोगे आप क्या है, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ रहा हूँ। ये पहला इसका गाइडिंग प्रिंसिपल था हमारा। ठीक है, समझ आया। तो जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप साइंस में पढ़ा रहे हो, सोइल 2 तरीके की होती है हमारी। ठीक है, तो जैसे खरीफ वाला एग्जाम्पल दे रहे हो और भी है, तो भाई बच्चे को आप रियल जो है ग्राउंड में लेकर जाओ। ये आप बच्चे को मान लो EVS पढ़ा रहे हो, तो आप मान लीजिए प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो बच्चे को दिखाओ रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है, उसे वहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराओ। तो ये आपको समझ आ गया, कनेक्ट करके पढ़ाना है। दूसरी बात जो है वो ये कहता है कि बच्चे को नो रोट लर्निंग, ये रोट है,
नो रोट लर्निंग, यानी बच्चे को हमें याद नहीं कराना है, उस पर फोकस नहीं देना है। आप बोलते बार बार याद करो याद करो, भाई याद करने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा, एजुकेशन उसके रियल बिहेवियर में आ जाएगी, तभी तो उसके लिए फायदा होगा। तो ये इसका दूसरा ये था कि बच्चे को हमें कोई रोट लर्निंग नहीं करानी है, और अमूमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये, इसीलिए आपको ध्यान देना। फिर बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, वो ये कहते हैं कि सिर्फ याद करके ही एजुकेशन नहीं है, यानी कि बच्चे को याद नहीं कराना है आपको, किताब के बाहर भी दुनिया है। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक बहुत कुछ आता है बच्चे को, ठीक है। एग्जाम जो होंगे वो कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। यही नहीं है बोर्ड जैसे पेन एंड कॉपी से ही आप ले रहे हो, नहीं भाई, और भी तरीके अपनाइए। आप बच्चों से असाइनमेंट बनवाइए, आप बच्चों से प्रैक्टिकल करवाइए, आप बच्चों से कुछ एक्टिविटी कराइए। तो एग्जाम भी कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो आपको पता होगा पुराना सिस्टम जब हमारे टाइम पे हुआ करता था तो 3 बार पेपर हुआ करते थे, फिर अब 2 बार ही हो गए। और ये जो होते थे थर्ड टर्म, जब 3 बार होते थे थर्ड टर्म में पूरा सिलेबस आता था। अब क्या है, 1 में जो सिलेबस हो गया वो सेकंड में नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा भी है। लेकिन कुछ आप देख पा रहे हो कि जैसे 9th-10th में इस साल कर दिया। तो फ्लेक्सिबल एग्जाम भी क्या है आपके होने चाहिए। ये कौन कहता है, एनसीएफ 2000 की कौन है, गाइडेंस प्रिंसिपल कहते हैं, कुछ सिद्धांत जो है। फिर क्या है, प्रमोट डेमोक्रेसी, भाई क्लास में आप बच्चों को पिटाई मत करो, मारो मत। क्लास में माहौल जो होना चाहिए डेमोक्रेसी का होना चाहिए। बच्चे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, टीचर भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं आप आए क्लास में, भाई काम क्यों नहीं करा, ये सब, तो ये सब नहीं करना है। एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि क्लास में जो रखेगा वो कैसा माहौल रखेगा, डेमोक्रेसी अपनानी चाहिए, ठीक है। कोई भी काम हो रहा है उस पर बच्चों के भी विचार लेने चाहिए और खुद के भी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया। तो ये तो कुछ इसके सिद्धांत थे। बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ, रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देना है, टेक्स्ट बुक के भी बात है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक बच्चों को लेकर जाओ। एग्ज़ाम जो है फ्लेक्सिबल होंगे, डेमोक्रेसी सिस्टम आपको अपनाना है। अब कुछ सजेशन भी इन्होंने दिए, सजेशन कैसे, कुछ सुझाव इन्होंने दिए। और वो सुझाव कौन कौन से थे, वो सुझाव कुछ इस तरीके से। पहला सुझाव ये था कि एजुकेशन जो है ना वो सेम होनी चाहिए, लेकिन सभी के लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं गर्ल्स हैं तो भाई वो स्कूल नहीं आएगी, ठीक है, बॉयज़ के लिए अलग है। जैसे कि आपने देखा होगा आज भी क्या है, अगर हम नर्स के कोर्स के बारे में बात करें तो आपने चलिए नर्स को भी छोड़िए, कि अगर हम बात करें होम साइंस सब्जेक्ट को, आज भी ये मान लिया जाता है कि लड़कियों का सब्जेक्ट है। क्या भाई लड़के नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जो है ना वो सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में है डाइवर्सिटी, बहुत तरीके के कल्चर हैं, बहुत तरीके के आपको हमारे और चीज़ें देखने को मिलेगी, गरीबी अमीरी ये सारी चीज़ें। तो इंडिया में है डाइवर्सिटी, इसीलिए डाइवर्सिटी को भी आपको क्या करनी है, वैल्यू देनी है, ठीक है। ये एनसीएफ कहता है जब ये सारी चीजें करोगे तो सबके लिए क्या मिलेगी, इक्वलिटी, यानी सबके लिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। किसी के अगेंस्ट जो है या किसी के प्रति जो है आपको पार्शियल नहीं होना है, ठीक है। तो जस्टिस और इक्वलिटी होनी चाहिए, और होना चाहिए आपका सेक्युलरिज्म, जो हमारी कंट्री भी है, किसी एक को आप बढ़ावा नहीं दोगे, ठीक है। ये इसके सजेशन थे, ठीक है। ये देखिए जो भी चीज़ें मैं इस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्योंकि इनको आप ध्यान में रखोगे तो पेपर भी आप इजीली करवाओगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ, चलिए उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग पर डिपेंड होता है, और लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट पे है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई मान लीजिए जैसे जैसे मेरा डेवलपमेंट हुआ, यानी जैसे जैसे आप या मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, तो उसी तरीके से क्या है मेरी लर्निंग भी होती जा रही है ना, मुश्किल चीज़ें भी मैं सीख पा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे क्या है मेरी लर्निंग हो रही है, मेरा डेवलपमेंट भी, तो दोनों क्या है एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग में इन्होंने बोला था कि बच्चे का करना है आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बच्चे का आपको संपूर्ण विकास करना है। जैसे कि आपको सिर्फ ध्यान यही नहीं देना कि भाई मान लीजिए बच्चा जो है वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट्स को आप बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो हमें स्पोर्ट्स को भी वैल्यू देनी है, ठीक है, ताकि बच्चे का क्या हो पाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। इसीलिए लर्निंग क्या है, हमारी जो लर्निंग है
वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तक ही नहीं है सिर्फ, यानी कि आपने सोचा सिर्फ आपको नॉलेज है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप सोचो कि भाई मैं सीख चुका हूँ, नहीं। वो ये कहते हैं कि भाई लर्निंग जो है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी लर्निंग जो है धीरे धीरे क्या है, कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है, नॉलेज बच्चे को होती जाती है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मुझे ये बोर्ड चलाना नहीं आता था, लेकिन एक बार मैंने ये इस बोर्ड को, या कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं कि भाई इस बोर्ड को, पेन को इस पर कैसे चलाना है, पहली बार मुझसे नहीं चला, मैंने उंगली से लिखना सीखा, फिर मेरे को पता लग गया नहीं भाई ये है। तो धीरे धीरे क्या है, हम गलतियों से, जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता लग गया, जैसे एक 5 साल का बच्चा है, उसे ये बिल्कुल नहीं पता है कि भाई जहाँ पर बोर्ड में प्लग लगा हुआ है अगर मैं उसको छूऊंगा तो मेरे से करंट लग जाएगा, लेकिन जब उसने एक बार छू लिया वो दोबारा नहीं छुएगा, ठीक है। तो क्या है, लर्निंग कुछ ऐसी होती है हमारी। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और कभी आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप दोबारा बहुत संभल कर चलाओगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है, नॉलेज भी क्या करते जाते हैं, सॉरी लर्निंग क्या है हमारी, धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होती जाती है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनती हुई जाती है, ठीक है। इसीलिए लर्नर क्या रहता है, इस कंस्ट्रक्टिविज्म में हमेशा एक्टिव होता है, क्योंकि आप कराते हो डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। इसके अंदर आती है हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, एक्सपेरिमेंट कराते हो, ये सारी चीजें। और सोशल एक्टिविटीज भी होती हैं। बच्चा जब कोई एक्टिविटी करेगा, आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बच्चों को बनाने के लिए दिया, तो वो रिसर्च कर रहा है तो अपने दोस्त से भी पूछेगा, ये है, तो सारी क्या हो रही है, उनकी सोशल एक्टिविटी भी कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। टीचर्स एजुकेशन के बारे में इनका बात क्या था कि भाई ये एक प्रोफेशनल एक्ट है, यानी प्रोफेशनल काम है। टीचर की जो एजुकेशन है, टीचर को होनी चाहिए पेडागोजी की नॉलेज, जो मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, यही चीज़ है कि भाई आपको ध्यान रखना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके बनाएं। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। तो टीचर के लिए ये होनी चाहिए। अब लर्निंग जो है वो नेचर में होती है, आप सभी को पता है, ठीक है, नेचर में, प्रकृति में होती है। इसके साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी की भी नॉलेज जो है किसको, टीचर को होनी चाहिए। क्लियर हुआ? फिर एनसीएफ 2005 कहता है कि भाई चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, कि बच्चा जो है वो क्या है, आपका एजुकेशन का सेंटर होता है। पढ़ा किस लिए रहे हैं, अब मान लीजिए मेरे लिए आप ही तो हो, या आप किसी विद्यालय में कल को टीचर बन जाओगे तो किसके लिए करोगे, बच्चा ही तो वहां सेंटर रहेगा, बच्चे को सिखाना है। तो चाइल्ड इज सेंटर, बच्चे के अंदर होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे हो रहा है, क्वेश्चनिंग करेंगे वो बहुत ज़्यादा। तो हमें उनको टोकना नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो क्या कर पाए, अपने आप के जो अंदर उनकी क्यूरियोसिटी है, अपनी नॉलेज को और इंप्रूव कर पाए, ठीक है। इसीलिए जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो आपने देखा होगा सबसे पहले टीचर क्या करता है, उनको इंगेज करता है। ऐसे नहीं आया हम बोलते हैं आके चलो बुक खोलो, ये नहीं, इस तरीके से नहीं। आप क्या करोगे, क्लास में जब आप पहुंचे, बच्चों को ये बोलो मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आज एक एक्टिविटी करा रहा हूँ, उसे गेम में कराओ। अच्छा आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे मैं नाउन का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बच्चा बताएगा ये है सर। आप बच्चों से नोटबुक निकलवा के बोलो ड्राइंग बनाइए आप, ठीक है। बच्चे डिफरेंट जगह की ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। आप उनको टॉपिक देना चाहो दे सकते हो। तो बच्चों ने ड्राइंग बनाई, फिर वो बच्चे दिखाएंगे, आपने फन में दिखा दिया, ये आपने चीज़ें बनाई, कोई कुछ बनाएगा, कोई डॉल बनाएगा, कोई बॉल बनाएगा, कोई पेन बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। फिर आप इनको बता सकते हो, आपको पता है इनको क्या कहते हैं, इन्हीं सबको तो हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो भाई हमें पहले इंगेज करना चाहिए। लर्नर का मतलब हमेशा स्टूडेंट होता है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। जहाँ पर भी लर्नर शब्द आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब भी स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो डिफरेंटली एबल कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंटली एबल बच्चे, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड होगा, कोई दिखाई नहीं देता है किसी को, तो उनको भी आपको टैकल करना है, ठीक है। फिर ये कहता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो आपको अपनानी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आप नाउन पढ़ा रहे हो, बच्चों से बोलो नोटबुक निकालो, बच्चों ने ड्राइंग बनाई डिफरेंट तरीके से, क्या बनाई, ड्राइंग बनाई। तो मैंने वहाँ पर किसका यूज करा, आर्ट, है ना, कला, बच्चे बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो मैं ड्राइंग सब्जेक्ट भी उनको इम्प्रूव कर रहा हूँ और उनको इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है
कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर कर क्या है आप पढ़ाते हो। क्लियर। फिर सेल्फ रेगुलेशन, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिर एनसीएफ 2005 जो है वो कुछ बातें और कहता है, जो कम्युनिटी में क्या कहता है कि भाई जरूरी नहीं है कि टीचर को ही सब कुछ आता है। टीचर कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें हैं, बच्चा कम्युनिटी में रहता है, समाज में रहता है, जिस भी एरिया में रहता है वहां पर भी आपको है। जैसे आप मान लीजिए बच्चे को पढ़ा रहे हो कम्युनिटी के बारे में, तो भाई लोकल नॉलेज बच्चे के पास होनी चाहिए। हमें ये नहीं कि बच्चा बिहार से आया है मान लीजिए और वो वहाँ की भाषा बोल रहा है तो उस मतलब वो दिल्ली में रहकर नहीं पढ़ सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी भाषा जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। हम उसके यहाँ के कल्चर को समझेंगे कि भाई चावल को क्या बोला जाता है, पता नहीं पोहा या ऐसा कुछ वहाँ पर कुछ बनता है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। तो भाई हम वहाँ से लोकल नॉलेज बच्चे को देनी है। मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हो हॉस्पिटल के बारे में, यानी डॉक्टर के बारे में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, या आप पढ़ा रहे हो मान लीजिए लकड़ी वाले के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसमें आया एक लकड़ी वाला है जो लकड़ी बनाता है, कैसे फर्नीचर बनते हैं। ईवीएस में कोई टॉपिक आ जाता है, यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ वर्कर और ये लेबर के बारे में बताते हो। तो भाई रियल आप उस जो लकड़ी बनाने वाला होता है उसे स्कूल में बुलाइए। आप डॉक्टर के बारे में दे रहे हो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराइए। तो लोकल नॉलेज भी क्या है बच्चे को हमें देनी चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर समाज में क्या है, हमें पार्टिसिपेट कराना है। एसएमसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी। और सरकारी स्कूलों में आपने देखा भी होगा ये होती भी है। तो भाई वो भी भागीदार होते हैं, तो हमें उन्हें भी पार्टिसिपेट कराना है। फिर गाँव में तुम देखोगे लोकल लेवल पर पंचायत होती है, तो पंचायती राज में जो अकाउंटेबिलिटी होगी, जो जवाबदेही रहेगी कि किस तरीके से हो रहा है। फिर आ जाता है हमारा स्कूल और करिकुलम, ठीक है। देखिए ये आपके सिलेबस में मैंने बताया था है भी, यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूँ। स्कूल और करिकुलम में क्या है, सबसे पहले समझते हैं करिकुलम और सिलेबस दोनों में अंतर क्या है। देखो करिकुलम एक बड़ी टर्म है, ठीक है। बड़ी टर्म का मतलब यह है कि ये एक ब्रॉड टर्म है हमारी। अब इस करिकुलम के अंदर क्या आता है, हमारा सिलेबस आता है। तो करिकुलम के अंदर क्या आ गया, सिलेबस आ जाता है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें करिकुलम में ओवरऑल चीजें आएगी। ओवरऑल का मतलब है सारा। बच्चा सुबह 8 बजे या 7:30 बजे का जो स्कूल टाइमिंग है और 2 बजे तक स्कूल में रह रहा है, चाहे वो लड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, A to Z एक्टिविटी, वो सारी करिकुलम के अंदर आएगी। लेकिन करिकुलम के अंदर आता है हमारा सिलेबस। सिलेबस क्या होता है, छोटी टर्म है, ठीक है। सिलेबस में हमें ये दिया हुआ होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या करना है। जैसे आपका सिलेबस है, करिकुलम बहुत बड़ी टर्म है, क्या क्या एक्टिविटीज करी जाएंगी। जैसे डाइट का ही हम सिलेबस ले लेते हैं। और करिकुलम में देखोगे आपका स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम रहेगा, लेकिन सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको ये। सिलेबस में तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा कि भाई आपको हिंदी में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, ये करना है। लेकिन करिकुलम में ये बताया जाएगा कि भाई स्कूल एक्सपीरियंस रहेगा आपका 40 से 45 दिन का, ठीक है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन कौन सी वर्कशॉप होगी, तो ओवरऑल करिकुलम होता है। तो करिकुलम बड़ी टर्म है, सिलेबस ये है। तो दोनों में बस इतना सही अंतर रखो आपको, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या कहता है ये करिकुलम, क्या कहता है कि भाई प्लानिंग करो। करिकुलम जो होना चाहिए वो लोकल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे हम। और फ्लेक्सिबल सिचुएशन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और वोकेशनल एजुकेशन, हमें ऐसा ही नहीं है, जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है हमें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और वोकेशनल जो एजुकेशन है हमारी, उसको भी हमें बच्चे को देना चाहिए, ताकि बच्चा जब पढ़ जाए उसके पास वोकेशनल एजुकेशन रहेगी तो वो आगे चलकर क्या है, कुछ कामयाब बन पाए, कुछ रोजगार ले पाए। क्लियर हुआ। उसके बाद एनसीएफ 2005 कहता है बुक और मटेरियल के बारे में। क्या कहता है बुक और मटेरियल के बारे में? ये कहता है कि भाई टीचर जब पढ़ा रहा है या बच्चा जब पढ़ रहा है, टीचर ही मेन होता है। टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो मल्टीपल रिसोर्स का यूज करे, सिर्फ बुक का ही नहीं। बुक के अलावा आप स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकते हो, कितनी इफेक्टिव टीचिंग बना सकते हो, कुछ TLM बना सकते हो,
ठीक है, बनाकर लेकर आइए, कुछ एक्टिविटी आप दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें करनी है। आप आईसीटी इंटरेक्टिव का यूज कर सकते हो, बताया ना मैंने आईसीटी, भाई ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आईसीटी का यूज कर रहा हूँ, तो आप भी बच्चों को दिखाइए और कितना मजा आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है बुक के बारे में क्या है हमारा, कौन कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है। फिर एजुकेशन प्लानिंग के बारे में क्या कहता है ये समझते हैं। ये कहता है कि भाई सभी को इन्वॉल्व करना है, हर किसी को, ठीक है, ताकि किसी एक पर सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी आपकी होनी चाहिए उसमें, रियल जो है। ठीक है, तो एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हो तो हर किसी का इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मान लीजिए आप उनको टाइप्स ऑफ वर्कर पढ़ा रहे हो बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो आप उनको दिखाइए, देखिए मिस्त्री ऐसा होता है, डॉक्टर ये है, इंजीनियर ये है, तो वो बच्चे ज़्यादा ध्यान कर पाएंगे, हाँ मैंने देखा है वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें। फिर एग्जाम रिफॉर्म के बारे में क्या कहते हैं, एग्जाम रिफॉर्म के बारे में एनसीएफ 2005 कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, बच्चा जब एग्जाम होते हैं तो वो लेता है स्ट्रेस। आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, आपका भी बहुत सारा स्ट्रेस था आपके पास, आपको पता ही होगा। तो भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा करना है कि बच्चे में जो स्ट्रेस है, जो टेंशन ले रहा है, उसको रिड्यूस करना है, यानी कि कम करना है। तो एग्जाम रिफॉर्म में ये सुधार होना चाहिए, वो स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। ठीक है, फैक्ट कम ना होकर थिंकिंग बेस पर होने चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए थोड़े बहुत, लेकिन थिंकिंग बेस पर क्वेश्चन ज़्यादा की कोशिश करनी चाहिए। फैक्चुअल भी होने चाहिए, थिंकिंग बेस पर भी, यानी बच्चा सोचकर कुछ लिख पाए। ठीक है, फिर नए नए मेथड आपके होने चाहिए, इनोवेटिव नए मेथड आपको करने। ठीक है, यही नहीं सिर्फ वो मतलब पेन और पेपर वाले ले रहे हो आप, भाई ASL जैसे होता है हमारा, उसके थ्रू भी ले सकते हैं, है ना। साइंस है, उसमें प्रैक्टिकल हो सकता है, तो हर उसमें अलग हो सकते हैं। तो टाइम भी कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, और जबकि बहुत सारी चीज़ें ये अप्लाई नहीं होती हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो ये बातें कही जा रही हैं ये आपको पेपर पास करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो CBSE मान लीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम ले रहा है, तो भाई CBSE 10 बजे से पेपर शुरू करा रहा है, उसको टाइम पर ही पहुंचना पड़ेगा। कहाँ है वहाँ पर फ्लेक्सिबल, आपका सवाल हो सकता है, लेकिन हमें उस पर नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी पर ही। भाई CBSE को नहीं पता है आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, उसे मतलब नहीं है, लेकिन टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये बोर्ड के लिए सजेशन थी। भाषा में बात करें तो भाषा जो है मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए। ठीक है, मल्टी भाषा का यूज़ करना चाहिए, हिंदी भी पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश भी है, कोई अदर स्टेट से आया हुआ है बच्चा, उसकी भाषा को भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो होना चाहिए, यानी कि उसकी मातृभाषा भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, और जैसे संस्कृत भी आप सभी भी पढ़ते होते हैं। ठीक है, फिर मदर टंग में आप पढ़ाई करते हो तो ज़्यादा समझते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझा हिंदी में रहा हूँ तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो कंक्लूजन हम बात करें तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि भाई लर्निंग जो होनी चाहिए वो एक्टिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म होनी चाहिए, स्कूल और सोसाइटी का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि भाई तभी हम जो है वो आगे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एनसीएफ 2005 जो है वो मैंने पढ़ा दिया है। हमेशा ध्यान रखना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट करके होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल कोई डाउट और सजेशन है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको बहुत अच्छे से एक बार और वीडियो को देखिए, ये समझना है और क्वेश्चन आप करोगे तो ईजिली समझ पाओगे। बच्चे को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।